नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मनोविज्ञान से संबंधित आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं ताकि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपके लिए मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। बेसिक सी चीज़ पहले हम समझ लेते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। लंबे समय तक मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। पहले ये माना जाता था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है, परंतु बाद में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरा। पर धीरे धीरे चल के जब डेवलपमेंट इसमें होता गया तो फिर ये अपने आप में एक विषय बन गया। अच्छा, उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो व्युत्पत्ति के आधार पर साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से उत्पन्न हुआ। साइक एंड से सोल, जिसका अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी यानी अध्ययन। अतः मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसके अध्ययन के लिए जाना जाता था, तो उत्तर होगा इसका आत्मा के अध्ययन के लिए जाना जाता था। अब देखते हैं इसका विकास क्रम कैसे हुआ। सबसे पहला बिंदु है इसका आत्मा के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। ग्रीक दार्शनिक विशेषकर कौन, डेमोक्रिटस, प्लूटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में दर्शन शास्त्र की शाखा की तरह प्रस्तुत किया। यह पॉइंट इसलिए लिखा गया है दोस्तों ताकि आपको पता चले कि आत्मा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन किन लोगों ने कहा, तो उनमें डेमोक्रिटस, प्लूटो और अरस्तु। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा या नहीं कहा, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला बिंदु है मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान। अब इसका डेवलपमेंट इतना हो गया कि ये पहले आत्मा का विज्ञान माना जा रहा था मनोविज्ञान को, अब किसके विज्ञान माने जाने लगा, मन के अध्ययन का अध्ययन मनोविज्ञान को माने जाने लगा। इसमें कौन था, तो इसमें थे जर्मन के दार्शनिक कांत। मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, परंतु मन शब्द भी काफी अस्पष्ट अर्थ रखता है। मतलब इन्होंने मनोविज्ञान को मन के अध्ययन के लिए भले बोला, पर यह भी एक प्रकार से अस्पष्ट था, संपूर्ण नहीं हो पा रहा था। इनके समर्थक कौन कौन थे, तो पैम्पोनोजी, लॉक, लिबनिज तथा हॉब्स कांत के समर्थक थे। फिर और डेवलपमेंट हुआ आत्मा से मन और मन से चेतना। तो अब चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब ये इसका विकास इतना हो गया कि ये आत्मा से मन तक पहुंचा और मन से अब कहां तक आ गया, चेतना तक पहुंच गया। तो विलियम वुंट काफी महत्वपूर्ण नाम है और विलियम जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। इसी अवस्था से मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र विषय के रूप में उत्पत्ति मानी जाती है। पहले तो ये दर्शन शास्त्र का एक विषय हुआ करता था, पर जब विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने इसे चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, उसके बाद से ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो कि 1890 में निकली थी, मनोविज्ञान को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जिसमें चेतना की अवस्थाओं की व्याख्या व विवरण प्रस्तुत किया गया। मतलब विलियम जेम्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने बताया कि भाई चेतना की क्या
प्रकार होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, इस सब बातों को उन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। अब आगे देखते हैं, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जिसमें आंतरिक अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब विलियम वुंट ने क्या किया, मनोविज्ञान को ऐसे समझाने की कोशिश की जिसमें क्या होगा कि आंतरिक अनुभव का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने ये बताया कि जो भी मनोविज्ञान है वो हमें ये बताता है कि हम अंदर से, मतलब आंतरिक अनुभव जो होते हैं व्यक्ति के, उसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। इनके समर्थक थे टिचनर, वाइव्स, सली, इनके समर्थक थे। जेम्स सली ने मनोविज्ञान को आंतरिक संसार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मतलब जेम्स सली जो थे उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा, आंतरिक संसार के विज्ञान, मतलब अपने अंदर ही मनोविज्ञान एक प्रकार से माना। फिर अगला एक महत्वपूर्ण नाम आता है सिगमंड फ्राइड का। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने चेतना के प्रकार बताए, स्तर बताया चेतना के, कि भाई चेतना के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अवचेतन या पूर्व चेतन और अचेतन। दोस्तों आगे जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। अब ये आत्मा से मन, मन से चेतना और चेतना से अब आ गया व्यवहार। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, तब उसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। व्यवहार शब्द को जेबी वॉटसन द्वारा प्रचलित किया गया। मतलब सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जेबी वॉटसन ने इसका प्रयोग किया। उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के सकारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। जेबी वॉटसन जो है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को बताने वाले मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन आती है जो कि वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, और वो क्या थी, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन होता था मनोविज्ञान के अंदर, फिर अपने मन का त्याग किया, उसके बाद मन का अध्ययन इसमें किया जाने लगा। तत्पश्चात अपनी चेतना का त्याग किया, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा था। परंतु इसका संबंध अब भी व्यवहार से बना हुआ है, और अंत में क्या हुआ कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाने लगा, मनोविज्ञान कहलाने लगा। अब जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन होने लग गया है, तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि व्यवहार होता क्या है। मनोविज्ञान में प्राणी की सभी क्रियाएं, मतलब जो भी वो काम करता है वो सारी उसके व्यवहार में सम्मिलित की जाती है। मतलब जो भी वो क्रियाएं करता है वो सारी की सारी उसका व्यवहार कहलाती हैं। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार जीवन का कोई भी प्रदर्शन क्रिया है, मतलब व्यक्ति जो भी प्रदर्शन करेगा या जो कुछ भी वो करेगा वो सब क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। अतः व्यवहार के अंतर्गत संज्ञानात्मक क्रियाओं, अब संज्ञानात्मक क्रियाओं से मतलब क्या, चिंतन, प्रत्याक्षा, समस्या, स्मृति, तर्कणा, निर्णय निर्माण इत्यादि, और भावनात्मक क्रियाएं जैसे आनंद, हर्ष, ईर्ष्या, क्रोध, उदासी इत्यादि, तथा क्रियात्मक क्रियाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति के माध्यम से क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, उसका व्यवहार। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मनोविज्ञान का, कि इसके संबंध में जो परिभाषाएं दी हैं वो किसने क्या क्या दी हैं। कई बार परीक्षाओं में सीधी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने दोस्तों 2 परिभाषाएं दी। पहला तो ये कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव को किसने बताया, स्किनर ने बताया। दूसरा है इनका, दूसरी परिभाषा है मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियां समायोजनाएं, ये टाइपिंग मिस्टेक है,
गतिविधियां और समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियों का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ इन्होंने ये कह दिया है कि उसकी गतिविधियां, समायोजनाएं, क्रियाएं और अभिव्यक्तियों का अध्ययन होता है मनोविज्ञान। अगले हैं वॉटसन। तो वॉटसन ने इसकी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। इनमें दोस्तों जरा सा अंतर है और ये परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो ने क्या बोला कि मनोविज्ञान जो है वो मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। इसको ध्यान रखने के लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि देखिए इसमें भी क्रो कौन डबल है, क्रो एंड क्रो, और यहां पर भी मानव डबल टाइप में है। मानव का व्यवहार और मानव के संबंध, इन दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है मैकडूगल। तो मैकडूगल ने बोला मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इन्होंने क्या बोल दिया कि आचरण व्यवहार का तो विज्ञान है ही, ये तो पहले से ही सब जानते थे। इन्होंने इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया, आचरण। तो ये परिभाषा दी थी मैकडूगल ने। अगले हैं मन। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो इन्होंने कहा कि जो व्यवहार है उसकी वैज्ञानिक खोज ही क्या है? मनोविज्ञान है। फिर जेम्स ने भी डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। जेम्स ने क्या बोला? चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा व्यक्त की जा सकती है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। उन्होंने क्या बोला कि मानव का जो व्यवहार है उसके विज्ञान के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं मनोविज्ञान के लिए। नेक्स्ट है बोरिंग, लैंगफेल्ड व वेल्ड। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मतलब जो मानव की प्रकृति होती है उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? वही मनोविज्ञान है। बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड के अनुसार। नेक्स्ट है गैरिसन और अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। अब देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने बोल दिया प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, शब्दों का जरा सा अंतर है। वहीं बोरिंग, लैंगफेल्ड क्या बोल रहे थे? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मानव की प्रकृति को बोला था बोरिंग। और गैरिसन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बोला है कि प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, मतलब जो हमें दिखाई दे उसके व्यवहार, उसका संबंध किससे है? मनोविज्ञान से है। फिर लास्ट में वुडवर्थ है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब कि जो भी व्यक्ति हों उनकी जो क्रियाएं होंगी वातावरण के संबंध में, उनका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा दी वुडवर्थ ने। दोस्तों इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।